सुप्रभातम, वंदे मातरम छात्रों। सिलेक्शन करियर पॉइंट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। व्याकरण के अंदर हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। समास। समास सम धन आस अर्थात शब्दों के परस्पर निकट बैठने से उत्पन्न व्यापक अर्थ। इसका मतलब होता है गागर में सागर को बढ़ना, अर्थात छोटे संक्षिप्त रूप में बड़े विस्तृत अर्थ को बताना समास का मुख्य कार्य होता है। समास का अर्थ होता है शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखना होता है। दो शब्दों का परस्पर योग करके संक्षिप्त में व्यापक अर्थ बताना ही समास कहलाता है। जैसे जैसी स्थिति है वाक्यांश को अर्थात यथास्थिति। यहां पे जैसी स्थिति है वाक्यांश को ये क्या है बहुत विस्तृत में है, इसको छोटा करके लिखा गया है यथास्थिति। वैसे ही दिन और रात, यहाँ पे दिन और रात, तो यहाँ जैसे अपन इसका प्रयोग करेंगे दिन और रात तो बार बार बोलना पड़ेगा, इसमें समय भी ज्यादा लगेगा। इसके लिए क्या है कि और का यहाँ पे क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा योजक चिन्ह आ जाएगा। दिन और रात सामासिक पद हो गया। ये सामासिक, ये समास विग्रह है, ये सामासिक पद है। सामासिक पद के दो भेद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, पहला पद कहलाता है, और उत्तर पद दूसरा पद कहलाता है। यहां देखिए पहला पद दिन है, दूसरा पद क्या है रात है। समास के भेद मुख्यतः समास जो है, अब आपको पता होगा सभी भाषाओं की जननी जो है संस्कृत भाषा को कहा जाता है। संस्कृत भाषा में समास पंचदा 5 प्रकार के होते हैं और हिंदी में मुख्यतः अपन समास के 6 भेद बताते हैं। समास के भेद के बारे में अध्ययन करते हैं अपन। समास का पहला भेद है अविभाव समास, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, तीसरा भेद है द्विगु समास, चौथा भेद है द्वंद्व समास, पांचवा भेद है कर्मधारय समास और छठा भेद है बहुब्रीहि समास। हाँ जी, अविभाव समास की बात चल रही है। पहला भेद पढ़ रहे हैं अपन अविभाव समास का। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अपने को जो समास पढ़ते हैं उस वक्त संस्कृत भाषा के शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले अविभाव समास का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान हो। कौन सा पद प्रधान हो? पहला पद प्रधान हो और जो क्या हो अव्यय हो, अविभाव समास कहलाता है। अव्यय हो सकता है, उपसर्ग हो सकता है और आवर्ती प्रधान शब्द भी हो सकते हैं। आवर्ती प्रधान का मतलब उनकी पुनरावृत्ति हो, वो शब्द भी किसमें आएंगे अविभाव समास में आएंगे। यहां ध्यान रखना है कि यहां बहुत बारीक सा अंतर है, यहां ध्यान रखना। जैसे निर्जल, अब निर्जल जो है जल रहित। अब नी जो है ये नी क्या है? नी जो उपसर्ग बोल सकते हैं, इसे अपन अव्यय बोल सकते हैं। तो पहला पद प्रधान नी है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया सामासिक पद हो गया और विग्रह करेंगे तो जल से रहित, तो अविभाव समास कहलाएगा। वैसे ही दूसरा है सपरिवार, तो यहाँ पे स। अब अपन एक चीज ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि जैसे एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आता तो अपने को यहाँ पे लाइन करनी है, क्योंकि ये इसका क्या है पहला पद है और ये इसका क्या है दूसरा पद है। तो अपन ने पहले बताया कि ऐसा समास जिसमें पहला पद क्या हो अव्यय हो, अविभाव समास कहलाएगा। पहला पद अव्यय आ रहा है इसलिए निर्जल जो लिखा हुआ तो इसमें क्या हो गया जल रहित, ध्यान रखेंगे अपन। दूसरा है सपरिवार, तो इसमें क्या होगा स पे लाइन की, परिवार के सहित। प्रतिशत, प्रति, प्रति क्या है अव्यय है, अविभाव समास कहलाएगा। प्रतिदिन, इसका एक अन्य उदाहरण है प्रतिशत यानी प्रत्येक शत। सावधान, अवधान के साथ। निष्फल, अब नी जो है ये क्या है उपसर्ग है, उपसर्ग कहे चाहे अव्यय कहे, अविभाव समास, तो फल से रहित। घर घर, मैं कह रहा हूं आवर्ती प्रधान, यहाँ पे घर घर शब्द की क्या हो रही है आवर्ती हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये विशेष इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज, इसको अपन ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि जहां पे आवर्ती हो घर घर, घर के बाद घर। अब परीक्षा में वो ये देगा, इसके बाद में उसका सामासिक विग्रह पूछ सकता है, तो घर के ऊपर घर ऐसा भी दे सकता है, घर के बाद घर, तो अपना सही आंसर क्या होगा घर के बाद घर। पोलम पोल, पोल के बाद पोल, और प्रत्यक्ष आंख के सामने। अब प्रत्यक्ष जो दे रखा है यहाँ पे आपको पता होगा प्रत्यक्ष जो है, ये प्रत्यक्ष जो
जाएगा। इसमें प्रति क्या है, उपसर्ग है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिसने व्याकरण का अच्छा अध्ययन कर रखा होगा तो ये अगर ये देखें अपन तो प्रतिधन अक्ष, आपको पता होगा कि प्रतिधन अक्ष, इसके अंदर कौन सी यण संधि हो जाती है, कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि हो जाती है। थोड़ा सा ये भी अपन ने एक्स्ट्रा बता दिया, इसके साथ में ध्यान रहेगा अपने को। तो प्रत्यक्ष तो प्रति क्या है, उपसर्ग। अब ये इसकी वजह से क्या है, आंख के सामने अविभाव समास हो जाएगा। एक 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 के बाद एक, तो ये अविभाव समास के मैंने उदाहरण बताए, इनको आप। हाँ जी, समास का दूसरा भेद पढ़ रहे हैं अपन, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ऐसा समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजपुत्र, अब राजपुत्र में क्या है, राज जो पहला पद है और दूसरा पद क्या है, पुत्र, तो राजा का पुत्र। अब यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो का लिखा हुआ है, का क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो तत्पुरुष जो है इसका राजा का पुत्र संबंध बता रहा है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब तत्पुरुष समास को समझने से पहले अपने को एक चीज का ध्यान रखना अवश्य है, रखना चाहिए। एक तो कारक चिन्ह का, कारक चिन्ह जो होते हैं ये बहुत काम आएंगे आपके। कारक चिन्ह के आधार पे अपन इनको आसानी से हल कर सकते हैं प्रश्नों को। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना या तुलना करने के लिए, और संबंध का के की, और अधिकरण में पे पर। ये इसलिए क्योंकि तत्पुरुष के जो भेद चलते हैं वो कर्म कारक अर्थात द्वितीय तत्पुरुष से चलते हैं। अब द्वितीय तत्पुरुष में क्या विभक्ति होती है, शरणागत, शरण को आया हो, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, कमर को तोड़ने वाला, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। तीसरा है तृतीय तत्पुरुष, हस्त से लिखित, हस्त के द्वारा, हाथ के द्वारा लिखा हुआ, रेल से यात्रा यानी रेल के द्वारा यात्रा, रेखांकित, रेखांकित, तो ये कौन सा हो गया, करण का, और तृतीय तत्पुरुष हो गया। दूसरा है, चौथा है इसका प्रकार संप्रदान के लिए, संप्रदान अर्थात गौशाला, गो के लिए शाला, गौशाला कहलाती है। विधानसभा, विधान के लिए सभा, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, और शपथ के लिए पत्र, शपथ पत्र। तो इसमें द्वितीय पद प्रधान है इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अपादान से अलग होना और तुलना के लिए, जन्मांध, जन्म से अंधा, पद से च्युत, राजद्रोह, राज से द्रोह, राजा से द्रोह, सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, तो पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, इसमें अपादान कारक हो जाएगा। संबंध का के की, राजसभा, राजा की सभा, तो की जो होगा यानी क्या हो जाएगा, इसमें संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, राजा की सभा, सेना का पति, भू में भू का कंप, रघुवंश, रघु का वंश, संबंध बता रहा है, रघु यानी राम के जो, रघु के जो वंश है रघुवंश कहलाता है। और अधिकरण में पे पर, जिस आधार पे जो क्रिया होती है अधिकरण कारक होता है, और कारक के साथ में इसमें क्या है, तत्पुरुष समास जो है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। वन में वास, कवियों में राजा, और सिर में दर्द, और काव्य में निपुण। प्यारे दोस्तों, जो मैं समास बता रहा हूं आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेंगे आप तो कभी इनको बोल नहीं पाएंगे। आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। प्यारे दोस्तों, आप जब भी अध्ययन करें तो अध्ययन को बहुत सहज रूप से करें। आपने देखा होगा कि आप कभी अखबार को याद करते हैं क्या, अखबार को कभी याद नहीं किया जाता। अखबार को अपन पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी सारी खबरें अपने को याद रहती है। और अगर यही अपने को पुस्तक दे दें और आज बता दें कि समास याद करना, अगर आपने दिमाग में आपने बिठा लिया मुझे ये याद करना, तो वो आपको याद नहीं होगा। तो आप सहज रूप से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो देखिए अपन देखते हैं समास का अगला प्रकार है, तीसरा प्रकार है द्विगु समास। द्विगु समास जो है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, द्विगु समास, ठीक है ना। तो ऐसा समास जिसमें पहला पद क्या हो, संख्या को बताता हो, पहला पद हमेशा संख्या को बताएगा, तथा समूह का बोध कराता हो। जो संख्या बता रहा है उसका समूह का बोध करा रहा हो, योजक कर रहा हो, वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, अब चौराहा जो है उसके अंदर देखो, ये जो चौराहा लिखा हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां पे भी द्विगु लिखा हुआ है, द्विगु आते हैं पहले, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, संख्या। क्या लिखोगे आप, संख्या लिख दोगे। ये शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल। अब इसमें देखो, जैसे चौराहा लिखा
चार, क्या होता है चार, और राहें जहां मिलती है, चार राहें जहां मिलती, चार राहों का जो समूह है वो चौराहा कहलाता है। ठीक है ना। तो द्विगु समास के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले जैसे पंचवटी लिखा हुआ है तो पांचवटी, पंचवटी ऐसे सर्कल कर लेंगे तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। दूसरी चीज सप्ताह है, 7 दिनों का, अहन, अहन यानी होता है दिन, दिवस, अहन यानी क्या होता है दिवस, सप्त अहन समाहार जिनका समूह, 7 दिनों का समूह सप्ताह, द्विगु समास हो जाएगा। चतुर्वर्ण, वर्ण कितने होते हैं 4, चतुर्वर्ण, ठीक है ना। त्रिवेणी, 3 धाराओं का समूह त्रिवेणी कहलाती है, और त्रिवेणी में समास कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। त्रिफला, द्विगु समास हो जाएगा। त्रिभुवन, 3 भुवन, द्विगु समास हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपके द्विगु समास की ट्रिक भी समझ में आ गई, इसको ध्यान से पढ़ें। अगला इसका प्रकार है द्वंद्व समास, ऐसा समास जिसमें पहला पद भी प्रधान हो तथा दूसरा पद भी प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों उतने ताकतवर होते हैं। आपने देखा होगा भाई और बहन, तो भाई भी जितना ताकतवर उतनी ही बहन, माता और पिता, माता और पिता। द्वंद्व का मतलब है जिनमें क्या होता है आपस में संघर्ष होता है, क्या होता है संघर्ष, अर्थात दोनों पद क्या है प्रधान होते हैं, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसा समास जिसमें पहला पद और दूसरा पद क्या है प्रधान होते हैं और द्वंद्व समास कहलाते हैं। और इसकी पहचान के लिए चिन्ह बता दूं मैं आपको, जिसके शब्दों के मध्य क्या लिखा होता है, या लिखा हुआ आता है, या तथा लिखा हुआ आता है, और लिखा हुआ आता है। ऐसे शब्द अगर बीच में आ जाए तो आप उनसे पहचान लोगे कि इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जैसे राधा कृष्ण, ये सामासिक पद दे रखा है। अब मैंने आपको बताया समास क्या करते हैं, विस्तृत जो होता है उसको क्या करते हैं संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं। अब बार बार बोलेंगे राधा और कृष्ण को बुलाओ, राधा और कृष्ण को बुलाओ, तो यहाँ पे क्या है और का क्या कर दिया अपन ने लोप कर दिया, और का लोप होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा योजक चिन्ह लग जाएगा, और राधा कृष्ण में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। वैसे सीता और राम, तो सीता राम में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्योंकि सीता भी उतना ही प्रधान है जितना कि क्या है राम। पाप और पुण्य, पाप पुण्य में भी द्वंद्व समास हो जाएगा। दाल और रोटी, इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। और 25, 5 और 20 द्वंद्व समास हो जाएगा। आग और पानी द्वंद्व समास हो जाएगा। और धन और दौलत द्वंद्व समास हो जाएगा। भूल और चूक द्वंद्व समास हो जाएगा। एडी और चोटी द्वंद्व समास हो जाएगा। शीतोष्ण, शीत और उष्ण द्वंद्व समास हो जाएगा। हाँ जी, अगला देखते हैं कर्मधारय समास, ऐसा समास जिसमें दोनों पदों के मध्य विशेषण आता है, विशेष्य आता है, उपमान आता है, उपमेय का भाव हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे वीर पुरुष, तो वीर पुरुष, तो वीर जो है विशेषण को और पुरुष क्या है विशेष्य, यानी ये जो पुरुष है पुरुष का विशेषण क्या है वीर है, तो वीर क्या है विशेषण कहलाएगा और पुरुष क्या कहलाएगा विशेष्य कहलाएगा। कमल नयन, जिसके अंदर उपमान और उपमेय आते हैं, उपमान और उपमेय आते हैं, कमल नयन उपमान और उपमेय आते हैं, तो ये भी कर्मधारय समास कहलाता है। अब कर्मधारय समास जो है इसके अन्य उदाहरण और मैं आपको बता देता हूं कि नीलांबर, नीला है अंबर, अर्थात अंबर का मतलब होता है आकाश, अंबर का मतलब क्या होता है आकाश, नीला है आकाश। महात्मा, महान है जो आत्मा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, अब चंद्रमुख में क्या है उपमान और उपमेय किया, मुख की उपमा की गई है, मुख की उपमा दी गई है चंद्रमा के समान। और वीर बाला, अब बाला जो है एक जो लड़की है उसका जो गुण है वीर, वीर बाला, वीर बाला। शिष्टाचार, जिसका आचरण बहुत शिष्ट हो, शिष्टाचार। महावीर, महान हो जो वीर, ऐसा जो वीर है। तो इन सब में क्या है कर्मधारय समास बताया गया है। अब इसका समास के अंतर्गत अपन अगला देख रहे हैं बहुव्रीहि समास, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, ध्यान रखना है। ऐसा समास जिसमें न तो पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो और अन्य कोई विशेष लोक प्रचलित अर्थ बताया जाए, वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। लोक प्रचलित अर्थ बताते हैं, जैसे दशानन, अब इसमें पहला पद क्या है दस बता रहा है, दूसरा क्या बता रहा है आनंद बता रहा है, आनंद का मतलब मुख, अर्थात 10 है आनंद, जिसके अर्थात ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है लोक प्रचलित अर्थ में देखें तो रावण है, लंकेश्वर, जिसके क्या है 10 मुख है रावण।
तीन नेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात जिनके तीन नेत्र हैं। अमूमन तो क्या है, दो नेत्र ही होते हैं, लेकिन लौकिक अर्थ में देखें तो भगवान शिव के जो है तीन नेत्र बताए, अर्थात शिव, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और वज्रांग, वज्र के समान है जिसके अंग, अर्थात हनुमान। तो आपको कैसा लगा ये चैनल? चैनल के अंदर देखिए, ये जो टॉपिक है, समास वाला जो टॉपिक मैंने आज दिया है, विस्तार से मैंने समझा दिया है, शॉर्ट ट्रिक से भी बता दिया है। आप इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।